Anin Ibrahim Abu Hayya, 22 years old. Abdul Rahman Abdullah Ibrahim Abu Hayya, 22 years old. Asma Ra'id Ibrahim Abu Hayya, 20 years old. Muhammad Ammar Jabir Ashur, 20 years old. Ahmad Sabir Yunus Ashur, 15 years old. Ra'id Ibrahim Ra'id Abu Hayya, 7 years old. Reem Muhammad Jamil Abu Hayya, 7 years old. Rihab Muhammad Abdul Hamid Ashur, 7 years old. Jamil Muhammad Jamil Abu Hayya, 5 years old. Hassan Ibrahim Abdullah Ashur, 4 years old. Ahmed Muhammad Abdul Hamid Ashur, 3 years old. Khalil Abdullah Abu Hayya, 3 years old. Abdul Hamid Muhammad Abdul Hamid Ashur, 3 years old. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गज़ा में मारे गए 10,000 से अधिक लोगों के नाम लिखते जाना और एक एक कर पढ़ते जाना उस नाइंसाफ़ी को अपने भीतर भी दर्ज करना है, उसका प्रतिकार करना है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र इस वक्त महसूस कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गज़ा और फ़लस्तीन के हमले के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शन हुए उसे लेकर अमेरिका में काफ़ी बहस हुई है और इन छात्रों की आलोचना भी। फ़लस्तीन के समर्थन में निकले इन छात्रों को लेकर अमेरिका के कॉरपोरेट जगत में भयंकर बहस छिड़ी हुई है। उसी हार्वर्ड में छात्र उन लोगों के नाम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं जो गज़ा में मारे गए हैं और अब भी लिख रहे हैं। इसराइल ज़मीन के रास्ते भी गज़ा में घुसते जा रहा है। बमबारी और गोलीबारी की दर्दनाक दास्तानों से दुनिया के हुक्मरान पिघलने की जगह पत्थर हुए जा रहे हैं। सूट बूट में चमकने वाले सुपर पावर नेताओं का यह तंत्र कहीं से मानवीय नज़र नहीं आता। उनके आंखों से आंसू नहीं, बम टपकते हैं। आज के वीडियो में हम गज़ा में मारे गए लोगों को याद करने के तरीके पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने दुनिया भर से रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाकर भेजे हैं। खासकर उस दर्शक का शुक्रिया तो बनता ही है जिन्होंने अपना काम छोड़कर हमारे लिए यह वीडियो बनाया, अपनी कार उठाई और हार्वर्ड के कैंपस की तरफ निकल पड़े। उन्होंने पहली बार जाना कि हमारे लिए वीडियो बनाना है तो मोबाइल फ़ोन को कैसे पकड़ना चाहिए। हम हमेशा दर्शकों से कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल पकड़िए या लैंडस्केप मोड में रखिए, तभी हमारे काम आएगा। अगर आप फ़ोन को सीधा यानी वर्टिकल पकड़ेंगे, पोर्ट्रेट की तरफ पकड़ेंगे तो हमारे काम नहीं आएगा। एक बार में अच्छे से समझकर उन दर्शक ने हमारे लिए जो वीडियो बनाया, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। ऐसे ही दर्शकों की बदौलत हम दुनिया के कई शहरों में होने वाले प्रदर्शनों के वीडियो आपको दिखा सके। कहने को तो गोदी सेठ ने दावा किया था कि उनका चैनल ग्लोबल होगा, मगर 1 साल हो गया ग्लोबल का गुब्बारा भी नज़र नहीं आता है। हार्वर्ड में हमने देखा कि गज़ा में मारे गए लोगों के नाम लिखे और पुकारे जा रहे हैं। विरोध करने की यह प्रक्रिया राजनीतिक लगेगी, लेकिन इसी से गुजरकर आपको एहसास होगा कि गज़ा पर चुप रहने और उसे ना देखने, भूल जाने की राजनीति ने दुनिया को किस आग में झोंक दिया है। मरने वालों के नाम दर्ज करने की इन कोशिशों के एकांत में हम आपको ले जाना चाहते हैं, उस आवाज़ के पास जो मुर्दा हो चुके नामों को जिंदा कर रही है। हार्वर्ड की मशहूर वाइडनर लाइब्रेरी की सीढ़ियों के नीचे लंबी सी सफ़ेद चादर बिछा दी गई है। इस सफ़ेद चादर पर उन सभी के नाम और उम्र लिखे जा रहे हैं जो इस्राएली हमले में मार दिए गए। यह केवल एक चादर नहीं है। जब आप इनके नामों को सिलसिलेवार देखेंगे तब पता चलेगा कि कई नाम एक ही परिवार के हैं। ख़ानदान का ख़ानदान ख़त्म हो गया। इन छात्रों के लिए यहाँ बैठकर 4,000 से अधिक बच्चों के नाम लिखना आसान नहीं है। लिखने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन क्या यह बहुत नहीं कि 1-2 छात्र ही सही बारी बारी से यहाँ आते हैं, गज़ा में मारे गए 10,000 लोगों के नाम लिखने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जब थक जाते हैं तो कोई दूसरा आकर लिखने लग जाता है। लिखने के साथ साथ पढ़ने का सिलसिला भी चलता रहता है। हमारे दर्शक ने बताया कि उनका कैमरा
उस वक्त कांप गया जब इन नामों को पढ़ते हुए एक लड़की सिसक पड़ी। 3 years old. Khalil Abdullah Abu Hayya, 3 years old. Abdul Hamid Muhammad Abdul Hamid Ashur, 3 years old. Abdullah Khalil Abdullah Abu Hayya, 2 years old. Hamza Muhammad Abdul Hamid Ashur, less than 1 years old. Fatima Muhammad Ali Abu Amra, 91 years old. Sharha Salim Mahmoud Dalul. फलस्तीन की समस्या 100 साल पुरानी बताई जाती है। हार्वर्ड की इस 108 साल पुरानी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर जो पोस्टर रखे हैं उन्हें भी ध्यान से पढ़िए। वे नरसंहार रोकने और युद्ध विराम की बातें कर रहे हैं। इन नामों के साथ उम्र का ब्यौरा बता रहा है कि बच्चों से लेकर ज्यादातर मारे गए लोग नौजवान हैं। 16-17 साल की उम्र में जीवन का जिसने वसंत नहीं देखा उसका जीवन बम से खत्म हो गया। इन नामों के बगल में 25, 26, 27, 28, 29, 30 लिखे गए हैं। ये सभी अंक उम्र की याद दिला रहे हैं। 2009 में दुनिया नहीं जान पाई कि इस्राएली हमले में फलस्तीन में कितने हजार लोग मार दिए गए। क्या आप में इन नामों को सुनने का धीरज है? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि गजा और वेस्ट बैंक पर किस तरह की नाइंसाफी अब तक बरपाई जा रही है? जैसे जैसे मरने वालों के नाम आते हैं चादर लंबी होती जाती है। बेशक ये नाम पिछले 30 दिनों में मारे गए लोगों के हैं, मगर इनके साथ साथ भुला दिए गए उन हजारों लोगों के भी नाम चले आ रहे हैं जो 7 अक्टूबर से बहुत पहले के इस्राएली हमलों में मारे जाते रहे हैं। 22 years old. Asma Ra'id Ibrahim, 20 years old. Muhammad Ammar Jabir Ashur, 20 years old. Ahmad Sabir Yunus Ashur, 15 years old. Ra'id Ibrahim Ra'id Abu Hayya, 7 years old. Reem Muhammad Jamil Abu Hayya, 7 years old. Rihab Muhammad. क्या हम जानते भी हैं या जानना भी चाहते हैं कि मरने वालों के नाम वहां कौन दर्ज कर रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन ने कह दिया कि उन्हें मरने वालों की संख्या पर यकीन नहीं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ने कहा, मैं बाइडन के बयान से इतना व्यथित था कि मैंने अपने स्टाफ से एक लिस्ट जारी करने को कहा जिसमें मरने वाले हर व्यक्ति का नाम हो। जब यह लिस्ट जारी की गई तब 212 पन्नों की बन गई और इसमें तकरीबन 7,000 नाम आ गए। इसी लिस्ट ने गजा में मरने वालों की पहचान और कहानी बदल दी। मलबे में दबी लाशें बोलने लगीं। 27 अक्टूबर को एसोसिएटेड प्रेस में इस पर विस्तृत रिपोर्ट छपी है कि गजा का स्वास्थ्य मंत्रालय कैसे मृतकों की गिनती करता है। ये आसान काम नहीं। इंटरनेट कमजोर है, बिजली नहीं है, नेटवर्क आता जाता रहता है, मुर्दा घरों में जगह नहीं, आइसक्रीम ट्रकों में शव रखे जा रहे हैं। गजा में कई दिनों से सामूहिक कब्रें खोदी जा रही हैं। पत्रकार खुद से आंकड़ों की जांच नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मुर्दा घरों, हमले की जगहों और जनाजों में बहुत से शव देखे हैं। डॉक्टर नोटपैड पर मरने वालों के आंकड़े जमा कर रहे हैं। गलतियों की गुंजाइश होती है। इन सब के बीच गजा का स्वास्थ्य मंत्रालय मृतकों का आंकड़ा जोड़ता जा रहा है। इसमें केवल हमास के लोग नहीं हैं, फलस्तीनी अथॉरिटी, प्रशासनिक अधिकारी और फतह पार्टी के लोग भी हैं जो वेस्ट बैंक से इनके साथ संपर्क में रहते हैं और मदद भेजते हैं। इस मामले में गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले भी संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वेस्ट बैंक में उनकी विरोधी फलस्तीनी अथॉरिटी का भरोसा जीता है। इनके आंकड़ों की विश्वसनीयता मानी जाती है। शिफा अस्पताल के एक दफ्तर में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता बैठते हैं। गजा पट्टी के हर अस्पताल से उन्हें लगातार अपडेट आती है। अस्पताल हर घायल व्यक्ति और हर मरने वाले का आंकड़ा रखता है। नाम, आईडी नंबर, अस्पताल में दाखिले की तारीख, चोट और मरीज की हालत के ब्यौरे के साथ इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया जाता है। कई बार अस्पतालों से फोन कर दोबारा पुष्टि की जाती है, तब आंकड़ों को जोड़ा जाता है। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट से आंकड़ों का सत्यापन कराया जाता है। आमतौर पर मंत्रालय मृतकों और घायलों के आंकड़ों में सिर्फ
महिला, पुरुष और बच्चों की कैटेगरी देता है, उनके नाम, पते, आईडी की जानकारी नहीं होती। मगर बाइडेन के शक जाहिर करने के बाद ऐसी लिस्ट जारी की गई जिसमें मरने वालों के नाम, आईडी और उम्र का ब्यौरा शामिल किया गया। लिस्ट जारी करने के समय तक 6700 से अधिक मृतकों की पहचान स्थापित की जा चुकी थी। उनके अलावा 281 ऐसे लोग भी थे जिनकी पहचान नहीं हो सकी। इन नामों को पढ़ने की आवाज धीमी है, शायद इसलिए कि दुनिया कभी होश में आएगी और फलस्तीन की बात सुनेगी। गजा में जो लोग जिंदा हैं उनके भी जिंदा होने के सबूत नहीं। जब लोग मारे जाते हैं तब संख्या बेमानी होती जाती है, उस संख्या के पीछे उनके नाम और चेहरे छिप जाते हैं। इसलिए यह भी विरोध का एक तरीका है कि उनके नाम लिखे जाएं और उनके नाम लिए जाएं, उनकी पहचान दर्ज की जाए। हिटलर ने लाखों की संख्या में यहूदी और गैर यहूदी लोगों का कत्लेआम किया। उसके दौर में मारे गए लोगों को कोई भुला नहीं सका। वॉशिंगटन डीसी के होलोकॉस्ट म्यूजियम में मैं भी गया हूँ। वहाँ पर हर किसी की दास्तान दर्ज है। मारे गए लोगों के सामान भी हैं और उनकी आवाज़ें भी। ऐसे म्यूजियम दुनिया भर में बनाए गए, इसराइल में भी हैं। मगर इनसे क्या हम सीख रहे हैं? क्या इसराइल ही सबक सीख रहा है? उस पर गजा के साथ वही सब करने के आरोप लग रहे हैं जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, नरसंहार। 1999 में काफ़ी बहस के बाद जर्मनी की संसद ने इसे बनाने का फैसला किया। बर्लिन में इसे कब्रिस्तान की शक्ल में बनाया गया, उन यहूदियों की याद में जिनका हिटलर के समय नरसंहार हुआ। 2005 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। हिटलर ने केवल यहूदियों का नरसंहार नहीं किया, उनके साथ साथ जर्मनी के जनजातीय समुदाय का भी किया। उनकी याद में भी यहाँ मेमोरियल है। अक्सर यहूदियों के साथ हुई हिंसा के सामने सिंथी और रोमा समुदाय की बात कभी सामने नहीं आती। यह बताता है कि कौन अपनी बात को ज्यादा याद रखता है, याद रखने वाले की आर्थिक और राजनीतिक ताकत क्या है। ऐसा लगता है कि दुनिया हिटलर से आगे कभी बढ़ी ही नहीं, वो वहीं घूम रही है जहां हिटलर दुनिया को ले गया था। इसराइल गजा की पहचान मिटा देना चाहता है, नाम लेने वाले उन्हें जिंदा रखना चाहते हैं। कोविड के समय भी यही हो रहा था, मरने वाले केवल गिने जा रहे थे, बाकी उनकी सारी पहचान मिटती जा रही थी। 24 मई 2020 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर इस तरह से कई लोगों के नाम छाप दिए, यह बताने के लिए कि कोविड से होने वाली मौतें केवल नंबर नहीं हैं। जो लोग मरे हैं हमारे बीच के थे, उनके मरने से जो जगह खाली हुई है बता रही है कि यह महामारी कितनी भयंकर है, और उससे भी भयंकर है इससे निपटने की तैयारी में लापरवाही। मौत को भी कई बार पहचान की जरूरत पड़ती है। जब ये नाम अखबार के फ्रंट पेज पर छापे गए तब मरने वालों की संख्या 1 लाख छूने वाली थी। 3 दिन बाद जब संख्या 1 लाख पार कर गई तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर एक ग्राफिक बनाया। इस ग्राफिक्स की क्वालिटी से पता चलता है कि 10 साल में, ध्यान से सुने, भारत का गोदी मीडिया 3rd क्लास से नीचे ही गया है, ऊपर नहीं आ सका। आप इस ग्राफिक्स पर जब कंप्यूटर का कर्सर दौड़ाते हैं तब अनगिनत लोगों की परछाई भागती नजर आती है जिन्हें कोविड महामारी ने लील लिया। अखबार के संपादकों ने लिखा है कि उन्हें पता था मौतों की संख्या 1 लाख के पार जाएगी और वो इस क्षति को किसी तरह से रिकॉर्ड करना चाहते थे। इसलिए पिछले हफ्तों में हुई मौतों पर अखबारों में जो शोक संदेश आए उससे इस ग्राफिक्स को तैयार किया गया। यह ग्राफिक्स 27 मई 2020 को जारी किया गया था। इस पेज को खोलते ही ऊपर लिखा है एन इनकैलकुलेबल लॉस, और उसके नीचे हर दिन होने वाली मौतों के हिसाब से लोगों के छोटे छोटे एनिमेशन खड़े किए गए हैं। किसी दिन पर बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, किसी दिन भीड़ बहुत ज्यादा नजर आती है, यानी बहुत से लोग मारे गए। बीच बीच में किसी के बारे में 1-2 लाइन में जानकारी भी मिलती है। जैसे किसी के बारे में लिखा है कि ये फिलीपींस में पैदा हुए और इन्होंने कैंसर को मात दी थी, कोविड से मारे गए। किसी के बारे में लिखा है कि इन्होंने 40 साल न्यूयॉर्क टाइम्स में काम किया, कोई वियतनाम का वेटरन था। किसी के बारे में सिर्फ इतना लिखा है कि वो अमेरिका और मेक्सिको काफी घूमा करते थे। कोई किसान का बेटा था। किसी के बारे में लिखा है अपने पोते के साथ हर पल बिताना चाहते थे। कोविड में मरने वाले लोगों को आप भूल गए होंगे, मगर ऐसा नहीं है कि उसे कहीं दर्ज नहीं किया गया। यह बताता है कि कोई समाज, कोई अखबार या कोई सरकार मरने वालों को किस तरह से देखती है। भारत में कितने लोग मर गए, कहा तो यह भी जाता है कि जनता उन्हें भूल गई।
अब तो उनके मरने की सही संख्या को लेकर बहस भी बंद हो गई। सरकार ने संसद में भी कह दिया ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों का कोई डेटा नहीं, जबकि ऐसी कई खबरें मीडिया में आई थीं। उन सैकड़ों मरने वालों को भारत में कहीं भी ठीक से दर्ज नहीं किया गया, ना अखबार में न सरकार में। मरने वालों को याद करना शोक का हिस्सा है। दुनिया के अलग अलग धर्मों में इसके रीति रिवाज हैं, मगर आधुनिक सरकारों के यहाँ इनकी कहानी दर्ज करने का कोई रिकॉर्ड या रिवाज नहीं है। हम आज के वीडियो में मरने वालों को याद रखने की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के किसी अखबार ने कम से कम गजा में मारे गए 37 पत्रकारों की कहानी ही छाप दी होती, मगर आप सच्चाई जानते हैं। अल जजीरा ने अपनी वेबसाइट पर गजा में मारे गए हजारों लोगों की जानकारियां प्रकाशित की हैं, मगर शुरुआत उस पत्रकार से की है जिनका बेटा पत्रकार बनना चाहता था। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट खोलते हैं, लिखा मिलता है इनके नाम जानिए, हजारों फलस्तीनी मारे गए हैं। इस रिपोर्ट की शुरुआत अल जजीरा के पत्रकार वायल अल दहदौ से होती है, जिनका बेटा पत्रकार बनना चाहता था लेकिन मारा गया। इस पेज पर हर नाम की तस्वीर नहीं, मगर रेखा चित्र से उनकी उम्र और लिंग का अंदाजा हो जाता है। पता चलता है कि मरने वालों में कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है। सभी नाम उस सूची से लिए गए जिसे गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तब जारी किया जब मरने वालों की संख्या 6,747 हो गई थी। अब तो 10,000 पार कर गई है। इनमें 1 साल से कम उम्र के 133 बच्चे थे। मरने वालों में सबसे बुजुर्ग की उम्र 93 साल की थी। इसमें बताया गया कि हमले की शुरुआत से 20 दिन तक हर रोज औसतन 370 लोग मारे गए। केवल मरने वालों के नाम नहीं, बल्कि इनके सोशल मीडिया पर जाकर देखा गया है कि आखिरी बार उन्होंने क्या पोस्ट किया। कुछ की जानकारी भी इस पेज पर दी गई है। इनमें से 89 लोग ऐसे भी हैं जो 1948 के नकबा में हुए इस्राएली हमले में बच गए थे, मगर 2023 के गजा पर हुए इस्राएली हमले में मारे गए। मरने वालों की उम्र जोड़कर अल जजीरा ने हिसाब लगाया है कि उस वक्त तक 3,24,000 से अधिक साल की जिंदगी बमबारी में तबाह हो गई। अल जजीरा ने शुरुआती दिनों के आधार पर एक आंकड़ा प्रकाशित किया है कि हर 1 घंटे में गजा पर 42 बम गिराए जाते हैं, 12 इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, 35 लोग घायल होते हैं, 15 लोग मरते हैं, जिनमें से 6 बच्चे हैं। इस्राएली बमबारी में गजा के पत्रकार मोहम्मद अबू हसीरा और उनके परिवार के 42 लोग मारे गए हैं। लगता है कि हमास के नाम पर इस्राएली हमले में एक भी पत्रकार वहां नहीं बचेगा। संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के अनुसार इस्राएली बमबारी से गजा में 70% आबादी विस्थापित हो चुकी है। बेकरी बंद हो चुकी है क्योंकि ईंधन नहीं, पानी और रोटी की कमी से लोग बिलख रहे हैं। UNRWA ने तस्वीरें जारी की हैं और बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के शिविरों में क्षमता से 4 गुना ज्यादा लोग रह रहे हैं, बल्कि उससे भी अधिक। हर आदमी यहां लापता सा है, किसी का किसी से संपर्क नहीं। 15 लाख लोग अमानवीय स्थिति में हैं। गजा की त्रासदी के संदर्भ में एक शब्द बार बार दोहराया जाता है, रिपीट रिफ्यूजी, यानी ऐसे लोग जिन्हें कुछ ही दिनों के अंतराल पर बार बार विस्थापित होना पड़ता है। अपने ही घर में उनके होने का ठिकाना नहीं रहता। संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं के प्रमुख बयान जारी कर रहे हैं, अपील पर अपील कर रहे हैं कि कब तक ये तबाही चलेगी, मगर रुकने का नाम नहीं लेती। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राहत का काम करते हुए 89 से अधिक लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने अपने इन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी है। गजा में मारे गए 10,000 से अधिक लोग केवल नाम नहीं हैं, हर नाम के साथ एक पूरा जीवन खत्म हुआ है। हमास के हमले में जो 1400 लोग मारे गए, वे भी नाम नहीं हैं, उनके साथ भी जीवन खत्म हुआ है। इन नामों को भी इस्राइल लगातार याद कर रहा है, बल्कि इन्हीं को याद कर रहा है, गजा को नहीं। अखबारों में इन परिवारों का ब्यौरा अभी तक छप रहा है। इस्राइल के हारिस अखबार ने हमास के हमले के बाद से तकरीबन हर दिन मरने वालों की तस्वीरें जारी की हैं। उनकी पहचान की पुष्टि हो जाने के बाद और परिवार से इजाजत लेकर उनकी तस्वीरें पहले या शुरुआत के पन्नों पर छापी जाती हैं। इनके नाम भी छापे जाते हैं और लिखा जाता है, इस्राइल अपने मरने वालों का शोक मनाता है। पहली बार ऐसी तस्वीरें 9 अक्टूबर को जारी हुई और अखबार ने लिखा, फर्स्ट फॉलन इसराइलीज आर आइडेंटिफाइड। बताया गया था कि इन नागरिकों, सिपाहियों और इमरजेंसी सहायता देने वाले स्टाफ की हमले के 1 दिन बाद शिनाख्त हुई है।
उसके बाद से हर रोज ऐसी तस्वीरें जारी की जाती हैं। कभी कभी पूरे पन्ने पर उनकी तस्वीरें होती हैं, कभी कभी आधे पन्ने पर। यही नहीं, जो सैनिक मारे गए उनकी भी तस्वीरें यह अखबार छापता है। इसराइल के हमले को लेकर हर खबर में लिखा जाता है कि 7 अक्टूबर को 1400 लोग मारे गए। जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनकी भी तस्वीरें छपती हैं। इसराइल जिस तरह से बमबारी कर रहा है, क्या दावा कर सकता है कि गजा में बंधक बनाकर रखे गए लोग बच गए होंगे? इसराइल इन इंडिया के ट्विटर हैंडल से उन 240 लोगों की तस्वीरें और ब्यौरा जारी किया गया है जिन्हें हमास ने अगवा किया है। इस वीडियो में भारत के लोगों से अपील की गई है कि एक दिया इन लोगों के नाम भी जलाएं। जैसे राम के लौटने पर दिवाली मनाई गई थी, उसी तरह प्रार्थना करें कि बंधक भी घर लौट आएं। Similarly, just as Lord Ram's return was celebrated by lighting diyas, we invite you all to light a diya with the hope of bringing back home our loved ones who are held hostage and are separated from their families. हर तरह की कोशिशें कर ली गई हैं। मरने वाले बच्चों की तस्वीरें दिखा दी गईं, उनकी संख्या बता दी गई, मगर बमबारी नहीं रुकी। नेतन्याहू से इस्तीफा मांगा जा रहा है, मगर वे किसी की नहीं सुन रहे। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेतन्याहू भावनात्मक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। वे अब मिस्टर सिक्योरिटी नहीं बल्कि इसराइल के लिए खतरा बन चुके हैं। सोचिए, ऐसा कहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री को वहां की ईडी ने जांच के लिए नहीं बुलाया और वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की सुनवाई बार बार स्थगित नहीं की। पर लगता है कि यहां से काफी कुछ सीखा जाने लगा है। हारिस अखबार में जिस पार्ट टाइम सरकारी अधिकारी ने नेतन्याहू की आलोचना करते हुए लेख लिख दिया, उसकी जांच हो रही है। कितनी हैरानी की बात है, इसराइल युद्ध लड़ रहा है और उसके सरकारी कर्मचारी, वो भी पार्ट टाइम, प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। भारत के फादर ऑफ पावर ने लगता है इसराइल के फादर ऑफ पावर को सही से अपना फॉर्मूला नहीं बताया है। नेतन्याहू पर कूटनीतिक दबावों का भी कोई असर नहीं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने तो कितनी बार कहा कि अब पानी सर से गुजर गया, रुक जाइए, लेकिन नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं लेते। अमेरिका पूछ रहा है कहां तक जाएंगे, इस बमबारी से लौटने की उनकी क्या योजना है, किसी को कुछ नहीं मालूम। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में लोगों ने बीबीसी के दफ्तर के बाहर सफेद चादरों का बंडल रख दिया। ये बंडल गजा में मारे गए बच्चों और महिलाओं के प्रतीक हैं, इस उम्मीद में कि मीडिया अपनी चौखट पर लाशों को देखकर ब्रिटिश सरकार से सवाल करेगा, प्रदर्शनकारियों की बातों को पहुंचाएगा। गजा में मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो पा रही, मगर यहां सफेद चादरों का यह बंडल बता रहा है कि यह मौत केवल गजा में नहीं हो रही। लाशें भले गजा में लापता हो गई हैं, मगर यहां ग्लासगो में फिर से देखी जा सकती हैं। क्या आप पर इन तस्वीरों का असर हो रहा है? जब आप पर नहीं होगा तो नेतन्याहू पर कैसे होगा? वेस्ट बैंक में इसराइल क्यों हमला कर रहा है, इसे कोई नहीं समझ पा रहा। वहां भी मरने वालों की संख्या 150 से अधिक हो चुकी है। क्या प्रदर्शन का जवाब ऐसा बल प्रयोग हो सकता है कि इतने लोग मार दिए जाएं? गांव के गांव वहां विस्थापित किए जा रहे हैं। दुनिया बदले की इस हिंसा से सुन्न होने लगी है, मगर हैरत की बात है कि दुनिया को जगाने वाले भी हार नहीं मान रहे हैं। यह भी इतिहास है कि बहुत से लोग इस अन्याय के खिलाफ नहीं खड़े हुए, लेकिन इसराइल में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने फलस्तीनियों के साथ होने वाले अत्याचार के विरोध में अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं की और बदले में जेल की सजा काटी। आपने नॉट इन माई नेम का नाम सुना होगा। ये ऐसे लोग हैं जो समुदाय की पहचान से परे उन लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं जिन पर उन्हीं के समुदाय और देश ने आत्मरक्षा के नाम पर जुल्म किए हैं। दुनिया भर में ऐसे यहूदी समूहों ने प्रदर्शन किए हैं। ऐसे बहुत से बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं जहां होलोकॉस्ट से बचने वाले लोगों के परिवारों के लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं। जूइश वॉइस फॉर पीस नाम के संगठन के बारे में हमने आपको 7 नवंबर के वीडियो में बताया था। इस संस्था ने खुला पत्र जारी किया है। इसमें इसराइल, फलस्तीन या विदेशों में रहने वाले इसराइली नागरिकों से आह्वान किया है कि इस हमले को रोकने और कैदियों की अदला बदली करने के लिए इसराइली सरकार पर दबाव डालिए। लक्ष्य था कि इस पत्र पर कम से कम 1000 लोग दस्तखत करें, लेकिन इस पर 1647 दस्तखत आ चुके हैं। इस संगठन के लोग निजी जोखिम उठाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सेनेट में बयान के दौरान कोड पिंक नाम के युद्ध विरोधी संगठन के कुछ प्रदर्शनकारी हाथों पर लाल रंग लगाकर प्रदर्शन करने लगे। बार बार ब्लिंकन को चुप होना पड़ा, कुछ लोग हिरासत में लिए गए।
फलस्तीन की आवाज को रोकना संभव नहीं। दुनिया भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें शामिल लोगों की जिद अलग ही लेवल की है, चाहे वे अकेले हों या 2-4, मगर प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 नवंबर की रॉयटर्स की रिपोर्ट है, स्पेन में बार्सिलोना पोर्ट के कर्मचारियों की यूनियन ने जहाजों पर किसी भी तरह के सैन्य सामान को चढ़ाने या उतारने से मना कर दिया। एक और खबर देखी कि इसी तरह का विरोध पिछले हफ्ते बेल्जियम की परिवहन यूनियन ने किया। एक तीसरी खबर पढ़ी कि अमेरिका छिपकर अपने हथियारों को इस्राएल भेज रहा है। वॉशिंगटन डीसी में इतनी रात को ये 2 लोग गजा में नरसंहार रोकने का पोस्टर लेकर बैठे हैं, व्हाइट हाउस के सामने हैं। यहीं पर ऐसे बहुत से पोस्टर हैं जिनमें बमबारी रोकने की मांग की गई है। यहां कोई नहीं है, मगर ये पोस्टर हजारों लोगों के बदले बोल रहे हैं। न्यूयॉर्क में गुरुवार यानी 9 नवंबर को फिर से एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। अमेरिकी सीनेट में हर दिन कोई सदस्य अमेरिका की नीतियों की बखिया उधेड़ देता है। वहां की संसद में बहस हो रही है। भारत की संसद में अब विदेशी मामलों पर बहस नहीं होती। हमें जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम क्या हैं? मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और साथ में विश्व गुरु हैं। इतनी सारी डिग्री लेने के बाद भी बार बार हमें डेमोक्रेसी की किताब क्यों पढ़नी चाहिए, है कि नहीं? अमेरिकी कांग्रेस ने एकमात्र फलस्तीनी अमेरिकी सांसद राशिदा तैयब की निंदा करने के पक्ष में वोट किया है, क्योंकि उन्होंने एक आपत्तिजनक नारा वाला एक वीडियो पोस्ट कर दिया जिसे इस्राएल विरोधी माना जाता है। तैयब ने हमास की कई बार निंदा की है, मगर आरोप भी लगाए हैं कि अमेरिका इस्राएल द्वारा किए जा रहे नरसंहार का समर्थन कर रहा है। इस बात पर उनकी पार्टी के लोग भी उनसे नाराज हैं। तैयब ने कहा कि मैं इस सदन की एकमात्र फलस्तीनी मूल की आवाज हूं। इस वक्त मेरी बात सुनी जानी चाहिए। इस्राएल की निंदा करना यहूदियों के विरोध में खड़ा होना नहीं है। I can't believe I have to say this, but Palestinian people are not disposable. विरोध करने वालों को पता है उनके विरोध से मारने वालों को फर्क नहीं पड़ता, मगर इन्हीं विरोध प्रदर्शनों से मारने वालों की करतूत इतिहास में दर्ज हो जाती है। इस बार के हमले ने देख लिया कि हुकूमत की मानवता नहीं होती। बेशक जनता के बीच किसी न किसी रूप में बची होती है, तभी इतने लोग सड़कों पर आते हैं, मगर हुकूमत ने मानवीय होने की सभी संभावनाओं का गला घोंट दिया है। फ्रांस के एक पूर्व राजदूत ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा कि इस समस्या का समाधान सेना नहीं है। यह एक भ्रम है कि सेना से सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा मिलती है केवल न्याय से, और न्याय यही कहता है कि इस्राएल फलस्तीन को उसका हक दे दे। वेस्ट बैंक में जिन इसराइलियों को बसाया गया उन्हें वापस बुला ले, ठीक उसी तरह से जैसे फ्रांस ने जब अल्जीरिया छोड़ा तो वहां बस चुके लाखों फ्रांसीसी को वापस बुला लिया। इंसाफ का यही रास्ता है और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। सबको यह रास्ता मालूम है, मगर कोई इस पर चलना नहीं चाहता। गजा को लेकर हमारे बनाए गए सभी वीडियो बार बार और पूरा देखिए। हम जानते हैं भारत के गोदी मीडिया ने आपको अधूरा छोड़ दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।